हेलो माय डियर फ्रेंड्स ऑफ क्लास 8th एंड डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन और आई नो के एग्जाम्स आ चुके हैं। तो आज के लिए मैं क्या लेकर आया हूँ, क्लास 8th का सोशल साइंस का पेपर जिसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मांग रहे थे। तो आपकी मांग पे चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। इसमें टोटल 19 क्वेश्चंस हैं, 8 एमसीक्यूज, 12 बीएसए, कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चन, कुछ 4 मार्क्स के क्वेश्चंस और फिर आपको मिलेगा मैप का क्वेश्चन। तो सबसे पहला है, शिवाजी कोरोनेशन टुक प्लेस एट विच फोर्ट। शिवाजी का राज्याभिषेक किस किले में हुआ था? सिंदूरगढ़, या फिर सिंधुदुर्ग में हुआ था, या प्रतापगढ़ में, या जिंजी में, या रायगढ़ में। तो उनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था रायगढ़ में। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू। मानव पूंजी किसे कहते हैं? मनी को, बिल्डिंग को, स्किल, नॉलेज या एबिलिटीज को और रॉ मटेरियल्स को। तो ये मानव पूंजी कहा जाता है स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटीज को। थर्ड क्वेश्चन है, विच बैटल वीकन द मराठास ड्रास्टिकली इन 1761। 1761 की कौन सी लड़ाई ने मराठों को बहुत कमजोर कर दिया था? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ अस्सी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत या एंग्लो मैसूर वॉर। तो जिसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था मराठा वार को, वो था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तीसरा पानीपत का युद्ध। फोर्थ क्वेश्चन है, विच पॉलिसी अलाउड द ब्रिटिश टू एनेक्स स्टेट्स विदाउट अ मेल हियर। यानी किस नीति के द्वारा ब्रिटिश बिना पुरुष उत्तराधिकारी वाले राज्य को अपने में मिला सकते थे? जिस राजा का कोई बेटा नहीं होता था उसका राज्य आपस में मिला लिया। तो उसको हम बोलते थे सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, भूमि राजस्व नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सिद्धांत, या परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। तो आई होप आपको इस बारे में पता होगा। इसी कारण जो है रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध हुआ था अंग्रेजों से। सो दिस इज एक्चुअली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि विलय सिद्धांत। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु टेक्स मेजर डिसीजंस एंड बियर रिस्क इन प्रोडक्शन। उत्पादन में मुख्य निर्णय लेने और जोखिम उठाने वाला कौन होता है? वर्कर होता है, लैंड ओनर होता है, मैनेजर होता है, या एंटरप्रेन्योर होता है? तो वो होता है एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, मंगल पांडे वॉज एसोसिएटेड विद विच इवेंट। मंगल पांडे किस घटना से जुड़े थे? प्लासी से, या महाकाल से, ग्रेट फेमाइन से, ग्रेट रेबेलियन 1857 के महान विद्रोह से, या इंडिगो रिवोल्ट, नील के विद्रोह से। तो मंगल पांडे जो है उन्होंने ऐसी कारतूस चलाने से मना कर दिया था जिसमें गाय और सूअर की चर्बी थी। तो मंगल पांडे ने कहा ये हमारे धर्म के खिलाफ है, और वहां से 1857 का युद्ध जो है स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर है थर्ड। सेवंथ है, विच मराठा क्वीन लेड आर्मीज आफ्टर राजा राम्स डेथ। राजा राम की मृत्यु के बाद किस मराठा रानी ने सेना का नेतृत्व किया? जीजाबाई ने किया, या अहिल्याबाई ने किया, ताराबाई ने किया, या रानी चेन्नम्मा ने किया? तो ये किया था ताराबाई ने। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है, विच बैटल मार्क द ब्रिटिश विक्ट्री ओवर सिराजुद्दौला। कौन सा युद्ध सिराजुद्दौला पर ब्रिटिश जीत का कारण बना? तो उसका क्या कौन सा था? बक्सर का था, या वांडीवास का था, प्लासी का था, या श्रीरंगपट्टनम का था? तो वो था प्लासी का युद्ध। उसके बाद 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज गुरिल्ला वारफेयर। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? तो गुरिल्ला वारफेयर जो है एक ऐसी फाइटिंग मेथड है जिसमें छोटे छोटे ग्रुप्स में ये लोग अटैक करते हैं अचानक, और फिर एकदम से छिप जाते हैं। मतलब एकदम छिप कर वार करते हैं और वार कर कर वापस छिप जाते हैं। इसमें कोई भी बैटलफील्ड, ओपन बैटलफील्ड नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि मैदान हो है बहुत बड़ा और आमने सामने जो है वो सेना खड़ी है और सेना आपस में लड़ रही है, ऐसा नहीं था। तो उसको गुरिल्ला वारफेयर कहते हैं। 10th क्वेश्चन है, व्हाट वाज सब्सिडरी अलायंस। सहायक संधि क्या थी? अब इन क्वेश्चंस को हम ज़्यादा लंबा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो सब्सिडरी अलायंस एक पॉलिसी थी जो लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाई थी। इन जिसके हिसाब से क्या होता था, इंडियन रूलर्स को ब्रिटिश ट्रूप्स को अपनी स्टेट में रखना होता था, और उसका जो जो भी रख रखाव है, मेंटेनेंस है, उसका सारा खर्चा उठाना था। इसके बदले में क्या है, ब्रिटिश जो है वो कंट्रोल करते थे उनकी फॉरेन पॉलिसी, मतलब कोई उन पर अटैक ना कर दे, इससे उसको उनको बचाते थे। 11th क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडिगो रिवोल्ट। नील विद्रोह क्या था? तो जो इंडिगो रिवोल्ट था वो 1859-60 में हुआ था, और ये एक किसानों के द्वारा किया गया रिवोल्ट था।
जो बंगाल से शुरू हुआ था। फार्मर्स जो है उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो अब नील की खेती नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्लांटर्स थे, जो वहाँ के उनके ऊपर जो भी थे साहूकार वगैरह, वो चाहते थे और फ़ोर्स करते थे कि आप जो है इंडिगो की खेती करो, और इससे उनको बहुत कम पैसा मिलता था और उनका जो ट्रीटमेंट था वो भी सही नहीं होता था। ट्रीटमेंट इन द सेंस, उनका व्यवहार जो है सही नहीं था। इसी के साथ और में एक क्वेश्चन आप मिला हुआ है, व्हाई डिड द बंगाल फेमाइन 1770-72 में ऑकर? 1770-72 का बंगाल अकाल क्यों पड़ा? तो ये फेमाइन इसलिए आया था क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत हाई जो टैक्सेस है, लैंड रेवेन्यू है, वो कलेक्ट करती थी। इवन अगर क्रॉप फेल भी हो जाए तो मतलब लगान तो देना ही है, चाहे फसल हो या ना हो। इसके अलावा ड्रॉट और पुअर मॉनसून रिड्यूस्ड फूड सप्लाई, सूखा पड़ गया, और मॉनसून सही ना होने की वजह से जो खाना था वो भी कम पड़ने लग गया, और इसकी वजह से लाखों लोग जो है वो खाने की शॉर्टेज से मर गए थे। और ये बहुत बड़ा एक आप कह लो एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से लाखों लोग मर गए थे। ऐसा फिर फेमाइन दोबारा नहीं पड़ा, लकीली। 12th क्वेश्चन है, हाउ डज द ह्यूमन कैपिटल डिफर फ्रॉम फिजिकल कैपिटल? मानव पूंजी जो है वो भौतिक पूंजी से कैसे अलग होती है? मतलब जो ह्यूमन कैपिटल है, इंसान है, उसकी ताकत जो है वो पैसे से कैसे अलग होती है? तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है लोगों की नॉलेज, उनका स्किल, उनकी हेल्थ और उनकी एबिलिटीज, वो क्या कर सकते हैं। फिजिकल कैपिटल में आता है आपके टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट। तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो ग्रो करता है एजुकेशन से और ट्रेनिंग से। फिजिकल कैपिटल ग्रो करता है इन्वेस्टमेंट से, मतलब आप खर्चा करोगे तो आप नई नई मशीनरी लाओगे, नए नए टूल्स लाओगे, लेकिन इन सब को चलाने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका ह्यूमन कैपिटल। आपको उसके बारे में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एजुकेशन लेनी पड़ेगी, तभी आप उन चीज़ों का इस्तेमाल कर पाओगे। 13th है, व्हाई इज़ द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1761 में हुआ था, कंसीडर्ड अ टर्निंग पॉइंट फॉर द मराठास? जो पानीपत का तीसरा युद्ध है 1761 में जो हुआ, मराठों के लिए महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जा? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस युद्ध में मराठा की जो आर्मी है उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, बहुत सारे सैनिक और लीडर मारे गए। उनकी जो पॉलिटिकल पावर थी वो धीरे-धीरे ख़त्म हो गई, और वो आगे अपने खुद को एक्सपैंड नहीं कर पाए। इससे क्या हुआ, इस वीकनिंग की वजह से जो ब्रिटिश थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए इंडिया में, और फिर उन्होंने भारत पर कब्ज़ा कर लिया। 14th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया? भारत में ब्रिटिश शक्ति के बढ़ने के कारणों को समझाइए। तो एक तो उनकी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी, आर्मी थी, वो ज़्यादा डिसिप्लिन थी और सुपीरियर थी यहाँ के राजाओं से। दूसरा, कुछ पॉलिसीज़ जैसे कि सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसकी वजह से वो धीरे-धीरे जो है पूरे हिंदुस्तान को हथियाते जा रहे थे। और इंडियन रूलर जो थे वो डिवाइडेड थे और हमेशा लड़ते रहते थे, जैसे कि आज भी लोग जो है लड़ ही रहे हैं, कभी किसी चीज़ के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर। आज भी लोग जो है पूरा इंडिया डिवाइडेड ही है, आप इस तरीके से मानकर चलो। तो जब लोग डिवाइडेड रहते हैं उन पर शासन करना ज़्यादा आसान होता है, ये अंग्रेजों का रूल था, आज भी चल रहा है ये। स्ट्रॉन्ग ट्रेड एंड वेल्थ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और इन चीज़ों की वजह से ब्रिटिश जो है उन्होंने स्लोली कंट्रोल कर लिया सारे हिंदुस्तान पर। 15th क्वेश्चन है, हाउ आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? उत्पादन के कारक एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं, ये हमें बताना है। जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के वो अलग अलग कैसे होते हैं। तो प्रोडक्शन के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है लैंड, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है। लेबर, जो कि ह्यूमन का एफर्ट है। कैपिटल, जैसे टूल्स हो गया, मशीन्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया। और मेन है एंटरप्रेन्योर, एक ऐसा इंसान, पर्सन जो इन सब चीज़ों को मैनेज करता है। अब ये कैसे डिफर करते हैं? नेचर में डिफर करते हैं। कोई नेचुरल रिसोर्स है, कोई एफर्ट प्रोवाइड कर रहा है, कोई टूल्स प्रोवाइड कर रहा है, और एंटरप्रेन्योर जो है वो डिसीजन लेता है और सारे रिस्क लेता है। तो इस तरीके से फैक्टर जो है प्रोडक्शन के वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इसी के साथ और में आपको एक क्वेश्चन मिला है, डू यू थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रोडक्शन? व्हाई और व्हाई नॉट? क्या आपको लगता है कि उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप उत्पादन के मुख्य प्रेरक शक्ति है? क्यों या क्यों नहीं, ये भी हमको बताना है।
तो हाँ, एक जो एंटरप्रेन्योर है वो ड्राइविंग फ़ोर्स होता है, क्यों? क्योंकि वो लैंड, लेबर और कैपिटल तीनों को एक साथ लेकर चलता है, वो डिसीज़न लेता है, क्या करना है, कैसे करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और जितना भी रिस्क होता है, चाहे वो प्रॉफ़िट का हो या लॉस का हो, वो उठाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बगैर प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकता। 16th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोर्ट्स इन मराठा एम्पायर? हाउ डिड दे हेल्प द मराठास सर्वाइव अगेंस्ट लार्जर आर्मीज? मराठा साम्राज्य में किलों का क्या महत्व था? उन्होंने मराठा को बड़े दुश्मनों के खिलाफ टिके रहने में मदद कैसे? तो फोर्ट जो थे वो मिलिट्री बेसिस थे और प्रोटेक्टेड थे वहाँ के लोग और सोल्जर्स। तो फोर्ट जो है वो बचाते थे इनको। ये अधिकतर हिल्स पे पहाड़ियों पर बने हुए होते थे, जिससे एनिमीज को जो है उसको कैप्चर करने में मुश्किल होती थी। अब मराठा जो है वो खाने का सामान, हथियार और पैसा जो है इन्हीं फोर्ट्स में रखा करते थे। अब अटैक्स जब भी इन पर होता था, कोई स्ट्रॉन्ग आर्मी आती थी अगेंस्ट में, तो फोर्ट जो है वो मराठास को सरवाइव करने में हेल्प करते थे, क्योंकि महीनों तक जो है ये अंदर रह सकते थे, खाना वाना अंदर ही रखते थे और सरप्राइज अटैक किया करते थे। इस तरह से फोर्ट जो थे वो सेंटर थे मराठा डिफेंस के और एडमिनिस्ट्रेशन के। 17th क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857। 1857 के महान विद्रोह के कारण और परिणाम दोनों बताइए। तो चलिए पहले बात करते हैं कॉजेज़, क्या कारक थे जिसकी वजह से ये विद्रोह हुआ, ये रिबेलियन हुआ। तो पहला तो ब्रिटिश के अगेंस्ट लोगों में गुस्सा था, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और हाई टैक्सेस को लेकर लोगों में गुस्सा था। इसके बाद इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स, और वो उनकी इज़्ज़त नहीं करते थे, उनकी जब भी देखो उनकी बेइज़्ज़ती किया करते थे, तो ये उनको पसंद नहीं आ रहा था। जो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस की बात मैंने आपको की, मतलब जिसमें गाय या दूसरे जानवरों का जो चर्बी है उसको मिलाकर जो है कार्ट्रिजेस यानी कि बंदूक की गोली बनाई जाती थी। तो इससे जो है लोगों के धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंचा। उसके अलावा इकोनॉमिक हार्डशिप, जैसे कि किसान और ये जितने भी लोग थे जो छोटे तबके के लोग थे, इन सबको तकलीफ हो रही थी, क्योंकि इनको अपनी मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिल रहा था, ये गरीब होते जा रहे थे। तो कुल मिला के हर कोई नाराज़ था ब्रिटिशर्स से। उसके बाद बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज़ के। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ख़त्म कर दी गई। इंडिया जो है वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। मतलब अब जो है इंडिया की देख-रेख कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो इतने सालों से चल रही थी उसको ख़त्म कर दिया गया। और पॉलिसीज़ ऑफ एनेक्सेशन स्टॉप, मतलब जो विलय की नीतियाँ थी वो ख़त्म हो गई। मतलब ये जो राजा पहले राजाओं से छीन कर और अपने राज्य में मिला लेते थे, वो चीज़ ख़त्म कर दी गई और जो रूलर्स रूलर्स थे उनको प्रोटेक्शन दिया गया। आर्मी को फिर से रीऑर्गेनाइज़ किया गया और उसमें ज़्यादातर ब्रिटिश सोल्जर्स डाले गए और ब्रिटिश जो है वो ज़्यादा सावधान हो गए और उन्होंने अपनाया डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को। इसके साथ और में एक क्वेश्चन मिला है आपको, व्हाट डज़ द फ्रेज़ डिवाइड एंड रूल मीन? गिव एग्जांपल्स ऑफ हाउ दिस वाज़ यूज्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। फूट डालो और राज करो वाक्यांश का क्या अर्थ है? भारत में ब्रिटिश ने इसे किस प्रकार इस्तेमाल किया? उदाहरण देकर समझाइए। तो डिवाइड एंड रूल का मतलब है लोगों में डिविजन्स को बढ़ा देना, उनके बीच में खाइयाँ बढ़ा देना, उनके दिलों में एक-दूसरे के खिलाफ नफ़रत भर देना, ताकि वो एक ना हो सकें, ताकि वो मिलकर काम ना कर सकें, वो आपस में ही उलझे रहें, लड़ते रहें और अंग्रेज़ों के खिलाफ कभी ये सोचे ही नहीं कि अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं, वो आपस में उलझे रह जाएँ। जैसे क्या एग्जाम्पल है, ब्रिटिश ने क्रिएट किया हिंदू मुस्लिम डिफरेंस, जो आज तक चल रहा है दोस्तों। मतलब आज 200 साल बाद भी 200 साल से ये चीज़ चल रही है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम जो ब्रिटिशर्स ने इस देश में फैलाया। इससे पहले सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। वो ऐसा जहर फैला के गए कि ये आज तक ऐसे ही चल रहा है। इसके अलावा दे सपोर्टेड वन इंडियन रूलर अगेंस्ट अनदर टू कीप देम वीक, मतलब एक राजा को सपोर्ट करते थे, दूसरे को मार देते थे। फिर उसकी बजाय फिर दूसरे तीसरे को ले लेते थे, दूसरे को मार देते थे। तो इस तरीके से एक-एक करके उन्होंने सबको खत्म कर दिया। डिफरेंट लीगल रूल्स फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज इंक्रीज सेपरेशन, और अलग-अलग धर्म के लोगों के लिए उनकी अलग-अलग नीतियों की वजह से ये जो है काफ़ी सेपरेशन बढ़ गया लोगों के बीच में।
18th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विद एग्जांपल्स। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित पूंजी और मानव पूंजी में अंतर उदाहरण सहित हमको समझाना है। चलिए बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। तो ये कहाँ से मिलते हैं हमको? ये हमें मिलते हैं नेचर से, जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया। फिर मैन मेड कैपिटल क्या हुआ? ये वो है जो कि इंसान ने क्रिएट किए हैं नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करके, मतलब इंसान ने बनाया है नेचर की चीज़ों का इस्तेमाल करके, जैसे कि मशीन्स बनाई है, टूल्स बनाए हैं, बिल्डिंग्स बनाई। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? उसकी स्किल्स, उसकी नॉलेज, उसकी एबिलिटी, जैसे कि ट्रेन टीचर हो गया, जैसे कि मैं हूँ या फिर स्किल्ड डॉक्टर हो गया, ये ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। इसी के साथ एक और में क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंटरकनेक्टेड। समझाइए कि उत्पादन के कारक आपस में कैसे जुड़े होते हैं। तो देखिए, लैंड जो है वो कच्चा माल देती है, रॉ मटेरियल्स, लेबर जो है अपने स्किल को यूज करके इस रॉ मटेरियल को बदलते हैं प्रोडक्ट। मतलब लैंड से मिला रॉ प्रोडक्ट, रॉ प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में बदल दिया लेबर ने अपने स्किल से। कैपिटल जो है वो प्रोवाइड करता है मशीन्स और टूल, ताकि प्रोडक्शन जो है वो तेजी से हो सके और ज़्यादा हो सके। और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो इन तीनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, और इससे प्रोडक्शन जो है पॉसिबल हो पाती है, और जो सारे फैक्टर्स हैं वो मिलकर काम करते हैं। चलिए पहुंच गए हम लास्ट क्वेश्चन पे। लोकेट द फॉलोइंग प्लेसेस ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। रायगढ़ फोर्ट दिखाना है, सूरत, गोवा, बेंगलुरु, कोचीन और मेरठ। ये 6 चीज़ें आपको मैप पर दिखानी है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले रायगढ़ फोर्ट, वो महाराष्ट्र में यहाँ कहीं है दोस्तों, इस जगह पे यहाँ कहीं पर है। और अगर हम बात करें आपके सूरत की, तो सूरत आपको गुजरात में यहाँ कहीं मिलेगा, इस जगह पे यहाँ पर सूरत मिलेगा। तीसरा है गोवा, तो गोवा तो हमें अलग से ही दिख जाता है, ये जो पोर्शन है ये गोवा का है। इसके अलावा हमें बताना है बेंगलुरु, तो जो कर्नाटक में है, यहाँ यहाँ कहीं आसपास आपको दिखाई देगा बेंगलुरु। कोचीन जो है वो केरला में आपको दिखाई देगा, बीच में यहाँ कहीं पर कोचीन। और मेरठ जो है ये आपको यूपी में यहाँ दिखेगा, दिल्ली के आसपास इस तरफ। तो ये देखिए, ये रही सब चीज़ें। ये आ गया आपका रायगढ़ फोर्ट, ये आ गया आपका सूरत, तीसरा आपका गोवा आ गया, चौथा आपका आ गया बेंगलुरु, पांचवा आपका आ गया कोचीन, और छठा आपका आ गया मेरठ। तो ये पेपर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पेपर समझ में आया होगा। मन में कोई विचार रह गया हो, कोई सवाल रह गया हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो देपर। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।